नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आपराधिक साजिश का केस चलेगा लेकिन मंत्री बने रह सकते हैं। जी, उमा भारती पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा और यह मुद्दा दरअसल अयोध्या से जुड़ा हुआ है। बाबरी मस्जिद को लेकर जो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सीबीआई की विशेष अदालत ने जो धारा 120B के तहत मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। यदि हमने ढांचा तोड़वाया है, हमको जेल होता है, फांसी होती है, तो मैं फांसी में जाने के लिए तैयार हूँ, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। रामलला का भव्य मंदिर बने, भले हमको जेल हो जाए, फांसी हो जाए, इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो दस्तक में बात क्या इस पे की जाए। आपराधिक साजिश के तहत केस, कटघरा तैयार है लेकिन कटघरा खाली है। जो हुआ खुल्लम खुल्ला हुआ, कैसे बात इस पे की जाए। लेकिन हमें लगता है कि कटघरा अगर खाली है तो आइए इस देश की स्थिति को टटोल लें, क्योंकि मसला अब सीबीआई की विशेष अदालत में बहुत तेजी से चलेगा। 2 बरस में परिणाम भी मिल जाएगा, इंतजार किया जाए और वक्त उस दिशा में जाहिर न करके इस दिशा में बढ़ा जाए कि देश में अलग अलग जगहों पर स्थिति है क्या। कटघरा क्या हर जगह खाली है? पहला कटघरा पंजाब के लिए। यह सतलज नदी है, पानी है नहीं लेकिन रेत के टीले पानी से महंगे हैं और रेत को ढोने के लिए ट्रकों की कतार उन रईसों की है जिनकी पहचान रेत माफिया के तौर पर होती है, या कहें रेत ले जाने का लाइसेंस जिन्हें मिल चुका है। तो इस तक पहुंचे कैप्टन की सरकार रेत में इस बार कुछ ऐसी घुसी कि कल तक मंत्री के घर पर खाना बनाने वाले को 26 करोड़ का रेत का ठेका मिल गया। जी, ये खानसामा अमित बहादुर है। कैप्टन सरकार में बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह के घर पर खाना बनाते थे, लेकिन जब से रेत माइनिंग का 26 करोड़ 51 लाख रुपए का ठेका मिला, तब से अमित बहादुर खाना बनाना भूल चुके हैं। और बहादुर देश की सेवा करता है, ना कि खाना बनाता है, ये बताने से नहीं चूक रहे। सारे बहादुर कुक नहीं होते, पहली बात तो ये। परसों आपने सुना होगा कश्मीर में 3 गोरखा मारे गए, शहीद हुए देश के लिए। तो ये थोड़ा सा ये बातें गलत हैं। कुकिंग ना मैंने कभी, मेरे परिवार ने नहीं सोचा कि कुकिंग कभी करी होगी किसी ने। लेकिन सवाल तो 26 करोड़ 51 लाख रुपए के रेत के ठेके का है और अमित बहादुर के अकाउंट में चंद हजार रुपए ही है। तो ऐसे में पैसा देगा कौन और बिना पैसा ठेका मिल कैसे गया? इस सवाल का जवाब मंत्री जी के पास तो है नहीं, जिनके घर पर अमित बहादुर खाना बनाते थे। मंत्री जी का मानना है कि उनके घर कभी कोई काम करता है तो वह हर किसी को कैसे पहचाने, और कोई ठेका पा ही जाए तो उसमें वह कर क्या सकते हैं। हजारों आदमी मेरे पास काम कर रहे हैं, अब उनमें से कितने आते हैं, कितने छोड़ जाते हैं, इसका मैं यहाँ चंडीगढ़ में बैठ के नहीं बता सकता। लेकिन रेत की माइनिंग के नियम के मुताबिक अकाउंट में बीड़ की रकम के मुताबिक पैसा तो होना ही चाहिए। लेकिन रेत के पुराने खिलाड़ी कैप्टन रंधावा के पैसे पर खानसामा अमित बहादुर को बिड मिल कैसे गई? और बिड के लिए जो 2 लाख रुपए जमा कराने होते हैं, वह कोई दूसरे के नाम का चेक लिया भी नहीं जाता। तो फिर ऑनलाइन किस अकाउंट का पैसा जमा कराया गया? इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं। लेकिन खानसामा अमित बहादुर का कहना है पैसे उनके अकाउंट में ना सही, पैसा तो कैप्टन रंधावा लगाएंगे। इनकम टैक्स कर ले, ईडी साहब पता कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा मेरे अकाउंट से कोई पैसा गया नहीं है, सारा पैसा रंधावा साहब ने लगा रहे हैं। लेकिन नाम आपका, फिर आपके नाम है, मेरे नाम से काम चलेगा। तो रेत माफिया के खिलाफ एक वक्त खुद कैप्टन आवाज उठाते रहे और अब रेत माफिया के दरवाजे पर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी जा खड़े हुए हैं। ये सवाल है। तो फिर कैप्टन तो खामोश है, लेकिन आम आदमी सड़क पर है। और इस हंगामे के बीच मंत्री जी ये कहने से नहीं चूक रहे, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का फैसला किया है, इसका स्वागत करता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा किसका कसूर है, कितना कसूर है। राणा गुरजीत सिंह बर्खास्त होवे, एक सिटिंग जज तो मौजूदा तो हाई कोर्ट की जांच होवे और जिहड़ा हैगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज इसकी सारी जांच करन। तो कैप्टन की सरकार इतनी जल्दी कटघरे में खड़ी दिखाई देगी, ये ना तो कैप्टन ने सोचा होगा और ना ही कांग्रेस ने। 3 महीने पहले तक पंजाब में भ्रष्ट और बेईमान सरकार थी। इसी बात का ढोल पीट पीट कर कांग्रेस ने पंजाब की सत्ता हासिल कर ली और अब
जब खुद सरकार में आए हैं तो रंग किस तरीके से बदले हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री का खानसामा जो महज कुछ हजार रुपए महीने कमाता है, आज 26 करोड़ से ज्यादा की खान का मालिक बन गया है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। इधर खानसामा, उधर सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले लालू यादव। चलिए बिहार चलते हैं, कटघरा वहां भी खाली है। और ये सरकारी जमीन का घोटाला है। ये जो सरकारी जमीन है जिसमें प्रावधान है एक आदमी को एक प्लॉट मिल सकता है, वहां पर लालू यादव ने बादशाह आजाद को एमएलसी बनाने की एवज में एक प्लॉट, श्रीमती राबड़ी देवी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी से एक प्लॉट खरीदा। उसी प्रकार एक कम्युनिटी हॉल के लिए जो जमीन खाली रखी गई थी उसको भी लालू यादव ने अपने बगल में साधु यादव के नाम से अलॉट करवा लिया। तो बीजेपी नेता सुशील मोदी का साफ आरोप है कि लालू यादव ने सहकारी समिति में गड़बड़ी कर अलग अलग तरीके से 5 प्लॉट अपने नाम करा लिए, अपने या परिवार के नाम। और अब इसकी जांच होनी चाहिए और जो जांच हुई है वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन सुशील मोदी के आरोप लगाते ही सहकारी समिति के सचिव भोला प्रसाद सामने आ गए। उन्होंने कहा प्लॉट तो लॉटरी से निकलता है, इसमें गड़बड़ी कैसी? सभी दल के लोगों को जो आवंटित हुआ था, प्लॉट का जो आवंटन हुआ था वो लॉटरी के द्वारा हुआ था और खुले मैदान में लॉटरी के द्वारा हुआ था, जिसमें सभी लोगों को प्लॉट मिला था। तो सहकारी समिति जो कहे, लेकिन सुशील मोदी के आरोपों की फहरिस्त है कितनी लंबी, और अगर सभी सच है तो फिर आलम है क्या, जरा इसे भी देख समझ ले। क्योंकि 1992 में पटना के कौटिल्य नगर में लालू यादव को 37,000 रुपए में प्लॉट नंबर 208 मिला और 2010 में प्लॉट नंबर 207 जो आरजेडी एमएलसी बादशाह आजाद को मिला था, लालू यादव ने 37,000 में उस प्लॉट को खरीद कर अपने नाम कर लिया। तो पहला सवाल, 1992 से 2010 तक जमीन की कीमत क्या जस की तस रहती है? और इस दौर में लालू यादव के परिवार के पास कैसे प्लॉट दर प्लॉट पहुंचते चले गए, उसे भी परख लीजिए। ये 2003 में सीएम रहते हुए राबड़ी देवी अपनी ही पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के प्लॉट नंबर 209 को अपने नाम करवा लिया, महज 37,000 रुपए में। फिर 2004 में सीएम राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने प्लॉट नंबर 210 अपने नाम करवा लिया, जबकि 210 नंबर के प्लॉट पर कम्युनिटी सेंटर बनना था, लेकिन सीएम के भाई से बड़ा हो कौन सकता है। और फिर 2006 में प्लॉट नंबर 211 आरजेडी सांसद प्रेम गुप्ता को आवंटित हुआ, लेकिन सांसद ने 2006 से पहले ही यहाँ इमारत खड़ी कर दी, यानी उन्हें पहले से पता था कि यह प्लॉट उन्हीं के नाम होगा। और इन्हीं सवालों को लेकर अब सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो डीएम स्तर पर भी जांच हुई है उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक कर दिया जाए। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए और मेरी जहां तक जानकारी कि पटना डीएम ने पूरे मामले की जांच करके 3 महीना पहले अपनी रिपोर्ट सुपुर्द कर दिया है। लेकिन लालू यादव को मालूम है कि अगर नीतीश कुमार को मालूम है कि अगर लालू यादव को छेड़ेंगे तो उनकी सरकार गिर सकती है। सुशील मोदी के मुताबिक आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नियम के विरुद्ध न सिर्फ अपने नाम से 1 से अधिक प्लॉट आवंटित कराए हैं, बल्कि हाउसिंग बोर्ड के बायलॉज के खिलाफ इसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया है। तो लालू के प्लॉट ही नहीं बल्कि सच तो यह भी है कि विधायक सहकारी आवास समिति पर आरजेडी का सालों से अगर कब्जा है तो शायद असर इसी का है कि सुशील मोदी के नाम कोई प्लॉट है ही नहीं। लेकिन मुश्किल यह भी है कि नीतीश कुमार को भी कोई प्लॉट आज तक आवंटित नहीं हुआ। लेकिन अब गड़बड़जाला सतह पर है और पटना के डीएम ने समिति की अनियमितता पर एक रिपोर्ट भी सरकार को दी है और कहा जा रहा है उस रिपोर्ट को अब कारपेट के नीचे दबाया जा रहा है। और चूंकि सरकार लालू के समर्थन पर चल रही है तो वो रिपोर्ट वाकई सामने लाए कौन। लेकिन दूसरा सवाल यह भी कि लालू यादव और उनके खासम खास लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन और कार्रवाई होगी कैसे जब सरकार उन्हीं के भरोसे चल रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इसी वेटनरी कॉलेज कैंपस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और ठीक इसी कैंपस के बगल में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का वो जगह है जहां पे सांसदों, विधायकों और एमएलसी को
सरकार सस्ते दरों पर घर बनाने के लिए ज़मीन मुहैया कराती है। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल जहन में ज़रूर पैदा होता है कि ज़मींदारों और सामंतों के खिलाफ गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लालू प्रसाद यादव को आखिर ज़मीन से इतना प्यार क्यों हो रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो पंजाब का कटघरा खाली, बिहार का कटघरा खाली, राज्य दर राज्य घूमे या पूरे देश का हाल दिखाते, पूरे देश का हाल दिखलाते हैं। क्योंकि मसला ये नहीं कहां किसकी सरकार है, मसला ये है आपकी पॉलिसी क्या है। और उस पॉलिसी के तहत जरा देख लीजिए करोड़ों के वारे न्यारे होते कैसे हैं। तो तमिलनाडु के किसानों की यह तस्वीर महीने भर पुरानी है। याद कीजिए, तकरीबन 1 महीने तक जंतर मंतर पर बैठे रहे, हाथों में नरमुंड था उन्हीं किसानों का जो खुदकुशी कर चुके। और इन किसानों की मांग थी 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो उन पर है उसे माफ कर दिया जाए। न सरकार ने माफ किया, न कोई आदेश हुआ, तो वापस लौट चले हैं। और इन सब के बीच खबर यह भी आई 10 से ज्यादा किसान तमिलनाडु में खुदकुशी कर चुके हैं। किसान दर किसान पर रखिएगा तो देश में कमोवेश हर राज्य में स्थिति यही है, कर्ज है और खुदकुशी हो रही है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं जो स्क्रीन पर है। भूषण स्टील 90,000 करोड़, वीडियोकॉन इंडस्ट्री 58,000 करोड़, जेपी ग्रुप 55,000 करोड़, एसआर लिमिटेड 50,000 करोड़, जिंदल ग्रुप 38,000 करोड़, आलोक इंडस्ट्री 25,000 करोड़, लांको 19,000 करोड़, एबीजी शिपयार्ड 15,000 करोड़, पुंज लॉयड 14,000 करोड़, इलेक्ट्रिकल स्टील्स 14,000 करोड़, एबान होल्डिंग्स 13,000 करोड़, मोनेट इस्पात 12,000 करोड़, प्रयागराज पावर 12,000 करोड़, हीरा ग्रुप 7,000 करोड़। जी, देश की 14 बड़ी कंपनियों पर संकटग्रस्त कर्ज का आंकड़ा 4,22,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि देश की महज 50 कंपनियों पर संकटग्रस्त कर्ज का आंकड़ा 5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। यानी जिस एनपीए या कहें बैड लोन का जिक्र बार बार बीजेपी विपक्ष में रहते हुए करती रही, अब वो खुद सत्ता में आने के बाद उसी के ट्रैप में क्या फंस चुकी है। और इन सब के बीच विपक्ष का मानना है अगर सरकार की वॉच लिस्ट में ये कंपनी आ गई है तो मानकर चलिए इनके कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। 5 लाख करोड़ लोन सबसे बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उनके नाम पर है। अगर बेचारे किसान का 1 लाख का भी लोन रहता है तो उनका नाम बाकायदा पंचायत की दीवारों पर चिपकाकर वो बैंक की टीम पहुंच जाती है जब्त करने के लिए उनकी संपत्ति। तो अभी इनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त? ये वॉच लिस्ट का क्या मतलब है? लेकिन माफी के बाद भी क्या हालात थमेंगे, ये सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि सरकारी बैंकों का बैड लोन या एनपीए किस तेजी से बढ़ रहा है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अप्रैल 2016 से दिसंबर 2016 के बीच सरकारी बैंकों का एनपीए 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 6 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। तो सवाल यही है, जिन 50 बड़ी कंपनियों के लाखों के कर्ज को सरकार अब संकटग्रस्त मान रही है उन्हें वसूलेगी कैसे? क्योंकि एक सच तो यह भी है कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर मचते हंगामे के बीच कॉर्पोरेट का कर्ज कब माफ कर दिया जाता है या रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि लाखों करोड़ों के इस संकटग्रस्त कर्ज में कई सौ करोड़ों का कर्ज पुनर्निर्धारण किया गया है। यानी या तो उनके भुगतान की अवधि बढ़ाई गई या डूबने के डर से। इस मुश्किल के बीच वाकई क्या कहा जाए, कटघरा बनता है लेकिन वो खाली रह जाता है। लेकिन आतंक का कटघरा कितना भयानक होता है, हम आपको कश्मीर लिए चलते हैं। घाटी में आतंक की दस्तक रूबिया सईद के अपहरण के साथ 1989 में शुरू हुई थी और तब खुलेआम सड़क पर हथियार लहराए गए। और 27 बरस बाद 2017 में त्राल की तस्वीर ने साफ कर दिया आतंकवादियों के साथ कश्मीरी किस हद तक जा खड़े हुए हैं। और इन दो तस्वीरों के बीच वादी का आतंकी सच यही कि 1989 में 1,500 हिंसक घटनाएं समूची घाटी में हुई जो बरस दर बरस बढ़ती चली गई। और इस फहरिस्त में 1994-95 एक ऐसा बरस था जब घाटी में 7,000 हिंसक घटनाएं हुई। कश्मीर पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1995 के बाद से घटनाओं में खासी कमी आई। 2000 में तो 2,500 हिंसक घटनाएं हुई।
जो खासी कम थी, और 2004 में दर्ज हुई 3,900 घटनाओं को अगर छोड़ दें तो घाटी धीरे धीरे शांत होने लगी। और ध्यान दें तो 2015 में हिंसक घटनाओं में इतनी कमी आ गई कि समूची घाटी में सिर्फ 275 मामले ही दर्ज हुए। लेकिन पिछले बरस झटके में हिंसक घटनाओं में फिर तेजी आ गई और 2016 में 2,102 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई और इस बरस 27 मई तक 1,031 हिंसक घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। तो क्या कश्मीर फिर से 90 के दशक के आतंक वाले हालातों की तरफ लौट रहा है? लेकिन नया सच डराने वाला इसलिए है क्योंकि 90 के दशक में आतंकवादियों और कश्मीरियों के बीच एक लकीर खींची जा सकती थी, लेकिन नया नजारा आतंकवादियों और कश्मीरियों के बीच की लकीर को मिटा रहा है। 2 दिन पहले यानी रविवार के दिन का ही ये नजारा त्राल का। इस नजारे में सुरक्षा कर्मियों से बच निकला एक आतंकवादी को बचाने के लिए त्राल के ही कश्मीरी, कहें तो आम कश्मीरी, उसके साथ खड़े हैं। रिहाइश इलाके में आम कश्मीरियों ने आतंकवादी को कंधे पर उठाकर नारे लगाने शुरू कर दिए। और आतंक की इसी लकीर का नया सच यह भी कि कश्मीर में आतंकवादियों के जनाजे तक में लगातार आम कश्मीरियों की तादाद बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि 90 के दशक में जहां आतंकवादियों के जनाजे को खामोशी से दफना दिया जाता था और आम कश्मीरी उस वक्त घर में कैद रहता था जिससे वो आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई ना दे, लेकिन मौजूदा वक्त बदल गया। आतंकवादियों के जनाजे के जरिए आतंक का समाजीकरण किया जा रहा है। 90 के दशक की तुलना में जहां आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने वालों की तादाद में इस वक्त 300% तक का इजाफा हो चला है, वहीं बीते 2 बरस में आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने वालों की तादाद में 40% का इजाफा हुआ है। और आतंकवादियों को लेकर आम कश्मीरियों का संकट दोहरा है। एक तरफ जनाजे में शामिल न होने पर इलाके के आम कश्मीरी आतंकवादियों के निशाने पर आ जाते हैं और आतंकवादी उन्हें पुलिस का मुखबिर ठहराकर समाज से अलग थलग कर निशाने पर भी ले लेते हैं। तो दूसरी तरफ जनाजे में शामिल होने पर सुरक्षा कर्मियों की निगाहों में आम कश्मीरी आ जाते हैं और सुरक्षा कर्मी उन्हें आतंकवादियों को पनाह देने वाला मानते हैं। और कश्मीर घाटी के इसी अंतर्विरोध का लाभ कहीं पर अलगाववादी उठाते हैं तो कहीं सियासत उठाती है। और अब जब दिल्ली में 3 अलगाववादी गाजी बाबा, बिट्टा कराटे और नईम खान से NIA पूछताछ कर रही है तो ये सच भी सामने आ रहा है। घाटी में आतंकी हिंसा को बढ़ावा देने का लाभ हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान से करेंसी के तौर पर मिलता है। अशरफ वानी की ये रिपोर्ट उस कटघरे को कहीं खड़ा करती है कि किस तरीके से कश्मीर के भीतर आतंक को नई परिभाषित के साथ एक नया कटघरा बनाया जा रहा है। बहरहाल कटघरा खाली है, लेकिन मानसून ने दस्तक दे दी है और दस्तक केरल में दी है। तो आज देखिए और सुनिए।